Hello friends, welcome to Rise Up. So in the previous video we have completed our first two sections of the chapter The French Revolution of class ninth history. So in this video we are going to complete the complete chapter. So if you haven't seen that video, go and watch that video. The link to that video will be over here in the I button or in the description also. So let's start the second part of chapter first of history class 9, that is the French Revolution. So the section 3 is France abolishes monarchy and becomes a republic. So the situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. So, as we have discussed in the first chapter or in the first part of this chapter, that the people in France, basically the people of the third state, did a revolution, carried out a revolution against the first and the second estate, and they set up a national assembly in the tennis grounds of Versailles. So what they did finally, they made France a constitutional monarchy. तो उसके बाद द किंग ऑफ प्रूशिया के साथ जो किंग ऑफ फ्रांस था, दैट वाज लुइस 16, वो नेगोशिएशंस में आता है. मतलब ही स्टार्टेड टॉकिंग विथ किंग ऑफ प्रूशिया अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रांस. और वो लोग चाहते हैं कि ये रिवोल्ट आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ये रिवोल्ट आगे बढ़ा देन इट वुड बी बैड इवन फॉर द किंग ऑफ प्रूशिया, बिकॉज प्रूशिया के लोग भी इससे इन्फ्लुएंस होके उसके अगेंस्ट जा सकते हैं. तो इसी को ध्यान में रखते हुए लुइस 16 ने किंग ऑफ प्रूशिया से बात की एंड ही ऑल्सो गॉट वरिड अबाउट दिस. तो जैसे ही लोगों को पता चला कि ये होने वाला है, उसके बाद क्या हुआ, ये 1789 से 14 जुलाई 1789 से हमने जो पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 से रेवोल्यूशन का बिगनिंग हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का. तो वही यहाँ पे गिवन है समर ऑफ 1789. ये उसी टाइम को डिनोट करता है जब से ये स्टार्ट हुआ. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. तो थर्ड स्टेट के लोगों को, नेशनल असेंबली को एक्चुअली पता चला कि लुइस 16 हैड कम इनटू कन्वर्सेशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया. तो इससे पहले कि वो लोग कुछ प्लान आउट कर पाते, कुछ समझ पाते कि क्या करना है, नेशनल असेंबली ने वोटिंग कर ली अप्रैल 1792 में. यू मस्ट रिमेंबर दिस डेट. अप्रैल 1792 में वोटिंग करने के बाद नेशनल असेंबली ने प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये दो कंट्रीज़ के नेम आप ज़रूर याद रखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेशनल असेंबली के लोगों ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी. बहुत सारे लोगों ने अपने जगह से निकले, आर्मी ज्वाइन की टू फाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. अब एक और क्या था कि फ्रांस के लोग चाहते थे कि हम पूरे यूरोप को लिबरेट कराएं, डिस्पोटिज्म से निकालें और मोनार्की से निकाल के एक डेमोक्रेसी बनाए. ये 10th का फर्स्ट चैप्टर में सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो भी हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise. ये मार्सेलेस आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है. जैसे हमारा जनगण मन है, वैसे ही मार्सेल्स जो है वो फ्रांस का, हम कह सकते हैं, ये नेशनल एंथम है. इट वॉज composed by the poet रोजेट de la Isle. ये नेम आप ज़रूर याद रखें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रोजेट de la Isle, ये आता है हु रोट मार्सेल्स. इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉल्टियर्स फ्रॉम मार्सेल्स. मार्सेल्स एक सिटी है फ्रांस में, वहाँ के वॉल्टियर्स जो आए थे उन्होंने सबसे पहले ये सॉन्ग गाया था, मतलब ये पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया था, विच वॉज रिटन बाय रोजेट de la Isle. एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम. सो मार्सेल्स के लोगों ने गाया था, इसलिए इसका नेम मार्सेलेस पड़ गया.
सो द मार्सिलेज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे मार्सिलेज जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है. The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. अब wars से आपको पता है war से बहुत losses होती हैं. War and losses are like combined make a bond together. It's inevitable. अगर war है तो losses होंगे ही. And economic difficulties भी होती हैं लोगों को. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their family. अब मैन गए हुए थे लड़ने के लिए ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया से. उसी टाइम पे अब सारा जो घर का काम करना पड़ता था दैट वॉज लेफ्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द वुमेन ऑफ द फैमिलीज. तो उनको ही अपना घर का खर्चा एंड वी कैन से अर्निंग अ लिविंग, कीपिंग देयर लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली, लुकिंग आफ्टर देयर किड्स, तो ये सब करना पड़ा वुमेन को. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. अब जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में, तो उसमें अब लोगों को क्या लगने लगा कि ये रिचर सेक्शंस को ही ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स देता है, क्योंकि जो भी एक्टिव सिटीजन्स थे वो वही लोग थे जो 3 days का एक लेबर का वेज जो था, 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज वो पे करते थे एज इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स. तो जो लोग टैक्स पे करते थे सिर्फ वही वोट कर सकते थे. रेस्ट वुमेन्स एंड ऑल नॉन प्रॉपर्टीड मेन्स वर पैसिव सिटीजन्स एंड दे वर नॉट अलाउड टू वोट. तो ये एक सेंस ऑफ एलिनेशन आ गया लोगों के अंदर. नाउ पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन. अब बहुत से पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म होने लग गए. जैसे उस समय अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उस समय पॉलिटिकल क्लब्स हुआ करते थे. जैसे हमारी सीक्रेट सोसाइटीज़ भी कुछ थी, जैसे हमारी HSSR. अब क्या हुआ, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स. जो जैकोबिन्स क्लब था एक फेमस क्लब था उस टाइम का, पॉलिटिकल क्लब था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस. अब कन्वेंट का यहाँ पे आप मीनिंग चेक करिए. कन्वेंट इज़ अ बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ. अब ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करता था, डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, मतलब वहाँ पे जो भी सेंट्स थे और जो पर्टिकुलर एक रिलीजन के थे, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, सिर्फ वही वहाँ पे रहते थे. तो उसी एक कन्वेंट का नाम क्या था, सेंट जेकब. ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जैकोबिन क्लब्स का नेम कहाँ से आया. इट वॉज अ कन्वेंट नेम्ड सेंट जेकब, वहाँ से इनका नेम आया. वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. So, women ने भी अपने political club start किए. जो section 4 है इस chapter का, इसके बाद जो section आएगा हमारा उसमें ये discuss किया गया है. The members of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous sections of the society. अब Jacobin club में ज़्यादातर लोग कहाँ के थे, जो थर्ड स्टेट में भी लोअर लेवल के थे, प्रॉस्परस जो नहीं थे, वो आते थे जैकोबिन क्लब्स में. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स. मतलब ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा प्रॉस्परस लोग नहीं थे, जो नॉर्मल लोअर इनकम ग्रेड था हमारा, वो लोग ही आते थे. Their leader was Maximilian Robespierre. You must remember this. This is a very important point. Who was the head of Jacobin Club? It was Maximilian Robespierre. This name is very important. So, a large group among the Jacobins decided to start wearing long stripped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wore knee breeches. तो यहाँ पे एक गिवन है. नी ब्रीचेस होते हैं लाइक बहुत बलून पैंट्स होती हैं, जैसे ये बहुत थिन पैंट्स है, ऐसे बलून पैंट्स होती है बहुत बड़ी बड़ी, उनको कहते हैं नी ब्रीचेस. दैट वाज मोस्टली वर्न बाय
the prosperous society of France. So Jacobins, what they decided to do was to wear long stripped trousers that was worn by dock workers. So dock workers जैसे उन लोगों ने स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया, और ये क्या शो करता था, दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू, we are not the part of the prosperous society, we are not that part of that society which does not concerns other people and only thinks about themselves. So they means they tried to separate themselves from the richer members of the society, and the best way to do it was to change their fashion. तो उन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया. यहाँ लिखा भी है, दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सोसाइटी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस. अब नी ब्रीचेस मैंने आपको बताया नोबल्स वेयर करते थे, कुछ बलून पैंट जैसा तो था. सो इट was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. जैसा मैंने आपको बताया कि ये फ्रीडम दिखाता था, उनको अलग होना दिखाता था कि हम अलग हैं इनसे. और जो वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस है, मतलब जो हायर सोसाइटी है, उनकी पावर अब ख़त्म होने वाली है. ये एक पिक्चर है अबाउट नैनाइन वेलेन लिबर्टी. ये लिबर्टी को दिखाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कैप जो है हमारी, ये रेड कैप, दिस शोज लिबर्टी एंड दिस इज़ द चार्टर ऑफ राइट्स, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आता, बट स्टिल आपको ये देखना चाहिए सो दैट इट मेक्स अ व्यू अबाउट दैट टाइम कि उस समय क्या होता था, क्या चलता था, what was the scenario of that time, so that you can be much more familiar with this chapter. Now, these Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. अब Jacobins को sans-culottes क्यों कहा जाता था? You must also know this, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्टिव में अगर ये पूछा जाए कि who were sans-culottes और why were Jacobins called sans-culottes, तो आपको पता हो कि Jacobins did not wear knee breeches, so that's why they were called sans-culottes, which meant those without knee breeches. Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. अभी हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेड कैप और ये सारे पर्सोनिफाई करते हैं किस किस चीज़ों को. तो रेड कैप सिम्बलाइज्ड लिबर्टी, तो वो लोग रेड कैप पहनते थे so that they can show that they are liberal, they are free. Women however were not allowed to do so. तो वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था. वुमेन को बहुत टाइम बाद ही ऐसा हुआ है कि वोटिंग का राइट मिला है. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high price of bread. On the morning of August 10th, they stormed into the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. अब जैकोबिन्स ने क्या किया? समर ऑफ 1792, मतलब समर्स के टाइम पे, 1792 के समर्स के टाइम पे बहुत सारे पैरिशियंस को लेके, क्योंकि पैरिशियंस क्या गुस्सा थे ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ फूड एंड शॉर्ट सप्लाईज. जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि शॉर्ट सप्लाईज़ के वजह से जैसे बेकर्स, हमारे उस टाइम के जो बेकर्स थे वो लोग सप्लाईज़ को रोक लेते थे. दे होल्डेड सप्लाईज़ सो दैट द प्राइस में इंक्रीज़. एज आई टोल्ड यू, रेयरिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट. रेयरिटी जैसे ही इंक्रीज़ होता है, कॉस्ट इंक्रीज़ होने लगता है. तो जैसे ही वहाँ पे वो लोग होल्ड कर लेते थे सप्लाईज़ को, तो सप्लाई शॉर्ट हो जाती थी एंड प्राइसेस ऑफ द फूड गॉट हायर एंड हायर. अब यहाँ पे मैं सप्लाईज़ पबजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे सप्लाईज़ का मतलब है ब्रेड. सो ब्रेड की बात करें तो ब्रेड वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्टेपल डाइट्स ऑफ फ्रेंच पीपल. उस टाइम के लोगों के लिए ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था. और तो ये सप्लाईज़ और कुछ एसेंशियल सप्लाईज़ भी वो लोग रोक लेते थे, जिनकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते थे. फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, इसके वजह से नॉर्मल पीपल खा नहीं पाते थे. सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी इसी के वजह से आई थी. वेजेस बढ़ नहीं रहे थे, प्राइसेस ऑफ फूड बढ़ गई थी, लोग एसेंशियल चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे थे. ये सारा डिस्कशन हमने किया है फर्स्ट पार्ट में.
So on the morning of August 10th, they stormed into the palace of the Tuileries. अब ये पैलेस ऑफ ट्यूलरीज है, यहाँ पे स्टॉर्म्ड इनटू मतलब वो लोग ने अटैक कर दिया ये ट्यूलरीज के पैलेस को अगस्त 10 के दिन, एंड मसैकर्ड द किंग्स गार्ड, मतलब किंग्स के गार्ड को मार पीट के एक साइड कर दिया कि तुम लोग हटो, हमें अंदर जाने दो, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। अब किंग को ही बंधक बना के अपने पास रख लिया, so that the prices of bread and essential supplies and high prices of food, all these matters can be solved. Later the assembly voted to imprison the royal family, और बाद में assembly में voting हुई और royal family जो थी वहाँ की बर्बन family, उसको imprison करने का सोचा गया. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब जैसे ही जो प्रॉस्परस सेक्शन था हमारा, प्रॉस्परस सेक्शन मतलब जो 3 day वेजेस देता था एक लेबरर का, तो सिर्फ उन्हीं को अलाउड था वोट देना, सिर्फ यही लोग थे जो वोट दे सकते थे. लेकिन अब क्या हुआ कि ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, जैसे अभी हमारा 18 ईयर्स है, उस समय था 21 ईयर्स, तो जितने भी लोग 21 ईयर्स से बड़े थे, 21 ईयर्स एंड अबव, उनको अलाउड था क्या, वोट देना, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, चाहे वो पैसे देते हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब आदमी हो, एवरी वन इज अलाउड टू गिव वोट. दिस वॉज मतलब दिस वॉज गिवन बाय द नेशनल असेंबली वाइल मतलब इन द समर्स ऑफ 1792. ये इम्पॉर्टेंट टाइम है. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. अब समर में 1792 में इलेक्टेड जो असेंबली थी, इसको कन्वेंशन बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेशनल असेंबली का नेम पड़ा द कन्वेंशन. ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन के नेम पे नेशनल असेंबली को रखा गया. On the 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. तो ये किसी ने, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि फ्रांस वुड वन डे बिकम अ डेमोक्रेसी. सब चाहते थे कि फ्रांस मस्ट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द पावर्स ऑफ द किंग और इन अ कंट्रोल, मतलब एक लिमिट कर दिया जाए किंग के पावर को. तो फाइनली फ्रांस को देखा कि किंग के पावर्स को कंट्रोल करने के बाद भी कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया 21 सितंबर 1792. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट डेट, ये आप याद रखिए. एज यू नो, अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके प्रियम्बल में ये चीज़ गिवन है कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक नेशन. रिपब्लिक नेशन का मतलब यही होता है कि जो लोग हैं उन्हीं को राइट है कि वो अपने स्टेट, अपने कंट्री के हेड को चुने और अपने कंट्री को, मतलब जो गवर्नमेंट उनको लीड करेगी, उनको इलेक्ट कर पाए. तो यही होता है रिपब्लिक, जो कि इंडिया के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है. इंडिया इज़ ऑल्सो रिपब्लिक कंट्री. देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. सुपर 30 में जैसा बोला गया है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जिसको लोग चाहेंगे, लोग जिसको पसंद करेंगे, ओनली दैट वन वुड बिकम द हेड ऑफ द कंट्री. नॉट इवन द हेड ऑफ द कंट्री, इवन हिज पावर्स विल बी curtailed, लेकिन उसके पास पावर्स होगी, जिसके पास उसी के पास पावर्स होगी जिसको लोग पसंद करेंगे. You can try and find out some other countries that are republics and investigate when and how they became so. तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दे दिया कि मेरा देश महान, इंडिया इज़ अ रिपब्लिकन कंट्री. तो लुइस 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason. अब treason एक बहुत ख़राब चीज़ होती है. अगर मैं बोलूँ, ट्रीजन का एक्चुअल मीनिंग होता है बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, मतलब देशद्रोह. ट्रीजन इज देशद्रोह. तो लुइस 16 को डेथ सेंटेंस दिया गया, किसके बेसिस पे, ट्रीजन के बेसिस पे, मतलब तुमने देशद्रोह किया है, इसलिए यू विल बी गुलेटिन. ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde.
21 जनवरी 1793 के दिन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, मतलब उसको मार दिया गया एट प्लेस de la Concorde. द क्वीन मैरी एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, मतलब कुछ टाइम बाद उनकी जो वाइफ थी द क्वीन मैरी एंटोइनेट, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी, उन्होंने भी उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया. द रेन ऑफ टेरर. The period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. रेन ऑफ टेरर बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. क्वेश्चंस नॉर्मल उसमें भी आता है, जो आपके नॉर्मल क्लास में एग्ज़ाम्स होंगे उसमें तो आएगा ही आएगा. अप्रॉक्सीमेटली इसके आने के 90% चांसेस होते हैं कि ये आएगा ही आएगा आपके पेपर में. सो 1793 टू 1794 को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है. रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिसी फॉलो करता था रॉबेस्पियर. दैट वाज सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब सबको कंट्रोल करना और जो बात ना माने उसको पनिश करना. All those whom he saw as being enemies of the republic, that is ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party, did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. So जो भी उसको लगता था कि enemies है रिपब्लिक के नाम पे वो बस बोलता था, मतलब जिसको लगता था उसको लगता था कि जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो चाहे वो एक्स नोबल हो, क्लर्जीमैन हो, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल क्लब्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे उसी के पार्टी के लोग भी हो, अगर वो उसकी बात नहीं मान रहे हैं, देन they were captured, they were arrested, imprisoned and then tried by revolutionary tribunal. revolutionary tribunal मतलब tried मतलब उनको मार दिया जाता था. they were executed. if the court found them guilty they were guillotined. गुलिटिन क्या होना क्या होता है अभी हम बताएंगे. गुलिटिन एक डिवाइस है, उसके बारे में बताएंगे. लेकिन उससे पहले अगर कोर्ट उनको गिल्टी फाइंड कर देता था, मतलब इफ़ द कोर्ट प्रूव्स दैट दे वर गिल्टी, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रूव कर ही देता था क्योंकि राजा ने बोल दिया है तो कोई ना कहीं से एविडेंस तो निकाल ही देगा, नहीं मिला तो बना देगा. सो इफ़ दे फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलेटिन. अब गुलेटिन क्या है? द गुलेटिन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड. कुछ इस तरीके का होता है गुलेटिन. ये 2 पोल्स होते हैं, यहाँ पे एक ब्लेड लगी होती है. अगर किसी ने कोई जैक स्पैरो का फ़ैन होगा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का, तो उसने देखा होगा कि जैक स्पैरो को बहुत बार ट्राई किया गया गुलेटिन करने के लिए. जो मरमेड की टीयर्स को उसको कैप्चर करना था, उस टाइम पे उसको गुलेटिन करने वाले थे. सो दिस इज़ अ ब्लेड. ये एक ब्लेड है. ऑलराइट, दिस इज़ अ ब्लेड. दीज आर द पोल्स, साइड पोल्स. इनको स्टैंड के लिए रखा जाता है. और ये ब्लेड पे यहाँ पे एक आदमी का सर रखा जाता है. ये ब्लेड आके इसको हिट करता है और ये आदमी का सर कट जाता है. यहाँ नीचे एक बास्केट रखा होता है, बड़ा प्यारा सा बास्केट, उसमें उस आदमी का सर गिर जाता है. सो दैट इज़ वॉट डूइंग अ गिलेटिन इज़. द गुलेटिन इज़ अ डिवाइस, ये मैंने आपको बता दिया. बोल्स एंड अ ब्लेड इन विच अ पर्सन इज बिहेडेड. बिहेडेड मतलब वही होना, सर कलम. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट. डॉक्टर गुलेटिन जो इनका इन्वेंशन, जिसने इसका इन्वेंशन किया था, उसी के नेम पे इस डिवाइस को नेम किया गया था. रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया कि इससे ज़्यादा वेजेस नहीं हो सकते और प्राइसेस भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकते. मीट और ब्रेड को राशन में देने लग गए. जैसे अभी हमारे में दाल चावल ये सब देते हैं, उस टाइम पे मीट एंड ब्रेड को राशन किया जाता था, मतलब लोगों को दिया जाता था. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at prices fixed by the government. जैसे अभी MSP है हमारे पास, तो अभी फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मैक्सिमम प्राइस है और मिनिमम प्राइस है कि इतने पे तो मिलेगा ही मिलेगा. वैसे ही यहाँ पे मिनिमम तो नहीं, एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया कि इतने प्राइस पे ही आप बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इस पे ही आप बेचेंगे. मीट और ब्रेड जो था उस टाइम पे तो स्टेपल डाइट था, उसको राशन किया जाता था, मतलब हर घर में उसको दिया जाता था. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन. ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन de la Eguite, that is equality bread,
a loaf made of whole wheat. तो जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर था, जो वाइट फ्लावर था एक्सपेंसिव जो होता था, उसका खाना फॉरबिड कर दिया गया था, और सारे सिटीजन्स प्लेन दे लाइक खाते थे, इक्वालिटी ब्रेड। मतलब ये सब लोग खाते हैं, रिच लोग भी जितने हैं वो भी यही खाते हैं, और जितने ही पुअर हैं वो भी यही खाते हैं। अब अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, अभी जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा महंगा वीट या फिर ज़्यादा महंगी प्राइस की राइस खरीद सकते हैं, लेकिन और अभी के पुअर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे सारे लोग एक ही चीज़ खाते थे, ब्रेड था, इक्वालिटी ब्रेड था, एक ब्रेड, सब लोग वही ब्रेड खा रहे हैं। अ लोफ मेड ऑफ होल वीट मतलब आटा, इन सब चीज़ों से बना होता था, जो मतलब नॉर्मल लोग भी जो अफोर्ड कर सके उसी चीज़ से बनता था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अब स्पीच में भी इक्वालिटी लाई गई कि आप मॉस्योर और मदाम नहीं बोलेंगे किसी को, ठीक है। आप जैसे अगर आप किसी से छोटे हैं, लाइक अगर आप किसी फ्रांस में किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको मॉस्योर बुलाएगा, अगर आप मेल हैं आपको मदाम बुलाएगा, अगर आप फीमेल हैं तो ये तो है। लेकिन फिर ये हमारे रॉबस्पियर भाई साहब ने क्या किया कि बोला कि नहीं, सब बराबर है तो सब बोलेंगे भी बराबर, हम सब सिटीजन्स हैं इस जगह के, वी आर द सिटीज़न ऑफ फ्रांस, तो हम एक दूसरे को सितोयों और सितोयें बुलाएंगे। सितोयों मैंने फ्रेंच पढ़ी हुई है, सो इसको सितोयेन नहीं बोलेंगे, सितोये बोलेंगे, एंड इसको सितोयेन बोलेंगे। लास्ट वर्ड साइलेंट होता है फ्रांस तो फ्रेंच लैंग्वेज में। सो दिस इज सितोयेन, सितोये। ये मैन के लिए यूज़ होता था, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, सिटीजन्स। तो सबको सिटीजन बोला जाएगा, एवरी वन इज़ अ सिटीजन, नो वन इज़ अ मॉस्योर, नो वन इज़ अ मदाम, सब इक्वल है, सबको एक ही तरह एड्रेस किया जाएगा। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। अब इन सबको चर्चेस को बंद कर दिया गया और बैरक्स एंड ऑफिसेस बना दिया गया इनको। मतलब धर्म से ये आदमी बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, ये आदमी काम पर विश्वास रखता था। ही यूज टू बिलीव अ लॉट इन इक्वालिटी, एंड देखा जाए तो ही इज़ काइंड ऑफ अ डिक्टेटर, बट मतलब ये 50-50 था, व्हाट कैन वी से। अगर ये हार्ड एंड फास्ट था एक साइड, तो इसका ये भी था कि ये एक साइड लोगों की हेल्प भी कर रहा है, राशन स्प्रेड करा रहा है, मतलब राशन कर रहा है, एक इक्वालिटी ले आया है पूरे फ्रांस के अंदर। कोई भेदभाव का मतलब नहीं है कि ये हाय है इसको मुझे मैडम बोलना पड़ेगा या मॉस्योर बोलना पड़ेगा, सब सितोये है, ऑल आर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। चर्चेस बंद करवा के बैरक्स एंड ऑफिसर्स खोल रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाया, इनकम बढ़ा रहा है। सो इट इज़ 50-50 फॉर रॉबस्पियर. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. मतलब जो भी इसके अगेंस्ट जाता था उसको तो मरवा ही देता था ये। सो जो भी उसके सपोर्टर्स भी थे वो भी चाहते थे कि ठीक है चेंज आए, लेकिन इतने ऐसे तरीके से चेंज लाना इज़ नॉट गुड. So finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. So finally, 1794 के दिन बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ. 1794 जुलाई 1794 के दिन उसको कोर्ट में पेशी की गई, अरेस्ट किया गया और फिर उसको गुलेटिन कर दिया गया. He was beheaded. अब यहाँ लिखा है दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ है अगेंस्ट, ये है लिबर्टी के अगेंस्ट. रॉबस्पियर का अलग है और ये है हमारी जर्नलिस्ट कमील दुस्मोलेंस. इन्होंने 1793 में लिबर्टी के बारे में कुछ बोला, उसके अगेंस्ट रॉबस्पियर ने 7 फरवरी 1794 के दिन कुछ बोला. सो ये इसमें सोर्स बॉक्स में यही है कि दो मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं लिबर्टी के अगेंस्ट. ये एक फ़ोटो है. द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means. One of them was staging of festivals like this one. Symbols from civilization of ancient Greeks and Rome's were used to convey the aura of a hollowed history. The pavilion on the raised platform in the middle, carried by classical columns, was made up of perishable material that could be dismantled. Describe the groups of people, their clothes, their roles and actions. What impressions of revolutionary festivals did this image
कन्वे। तो ये बेसिकली एक फ्रांस में सिम्बल्स ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे जो सिविलाइजेशन के सिम्बल्स है उसको कन्वे द और ऑफ हॉल हेलोड हिस्ट्री, मतलब पुराने टाइम की हिस्ट्री के बारे में ये जो सिम्बल्स है ये बताना चाहते हैं। ये एक एक्चुअली एक प्ले हुआ करता था, फेस्टिवल ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट किए जाते थे वहाँ पे लोगों को ऐसी मतलब फंक्शंस होते थे। तो ये उसी का एक डिस्क्रिप्शन है। और ये जो स्टेज है ये डिसमेंटल किया जा सकता था, कम्प्लीटली ये डिसमेंटेबल था। तो कभी भी लोग इसको बना देते थे, कभी भी उतार देते थे। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब नेपोलियन से पहले ही, जैसे अभी रॉबस्पियर भाई साहब हमारे रूल कर रहे थे, तो रॉबस्पियर के फॉल के बाद जैकोबिन क्लब का जब फॉल हुआ तो उसके बाद वेल्दियर मिडिल क्लासेस थे, उन्होंने पावर को सीज कर लिया। यहाँ लिखा है द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. It provided for 2 elected legislative councils. अब वापस से पुराने तरीके से लेके आने लगे कि नॉन प्रॉपर्टी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इलेक्शंस में मतलब इलेक्शन वोट नहीं दे सकती। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative councils. तो 2 elected legislative councils अलग अलग बनाई गई। These then appointed a directory. एक डायरेक्टरी इन्होंने अपॉइंट की। डायरेक्टरी क्या है? 5 मेंबर्स का ग्रुप हुआ करता था। यहाँ लिखा है एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है तो पार्लियामेंट है, वैसे ही उस समय डायरेक्टरी होती थी जिसमें 5 मेंबर्स होते थे सिर्फ। सो दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। अब हमने देखा कि सबसे पहले लुइस 16 जो भाई साहब हमारे थे, लुइस 16 जी ने, इन्होंने भी पावर ली। लुइस 16 के पास भी पावर थी, ये भी वन मैन पावर थी। फिर हमारे रॉबस्पियर आ गए, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इन्होंने भी, इनके पास भी पावर थी। तो एक आदमी के पास पावर होने से लोगों ने देखा कि देयर इज़ नॉट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट stability which they wanted is possible when there is one man at the top. So लोगों ने एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बना दिए कि ये सारे लोग ही मिलकर डिसीजंस लेंगे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ये अभी हमने डिस्कस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैन के अंडर ये लोग स्टेबिलिटी नहीं बनती थी पॉलिसी में, पॉलिटिकल्स में। However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. Legislative councils जो 2 अलग elected legislative councils बनी थी, इससे directors हमेशा लड़ते रहते थे। तो ये legislative councils ने इनको dismiss कर दिया, ख़त्म कर दिया डायरेक्टरी को। The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ये बहुत बोल्ड डिक्टेटर थे, और ये मिलिट्री डिक्टेटर थे एक्चुअली, ये जनरल थे अपनी आर्मी के। एंड डायरेक्टरी पेव द वे फॉर दिस, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो डायरेक्टरी में हुई, जो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव लड़ते रहते थे, इसके वजह से एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई। इसके वजह से फिर एक और डायरेक्टर हमारा डिक्टेटर आया, दैट इज़ नेपोलियन बोनापार्टे। Through all these changes in the form of government, the ideas of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. इतनी चेंजेस होने के बावजूद, गवर्नमेंट में इतनी सारी चेंजेस हुई, all these changes happened in the government, but the ideas of freedom, of equality before the law, and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France. मतलब लोग किसी भी हालत में ये फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इनको छोड़ा ही नहीं। ये बेसिक लॉज के लिए उन्होंने हमेशा से रिवोल्ट किया है। सो जैसा हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में भी डिस्कस किया था अबाउट द चैप्टर में, कि फ्रांस के लोग बेसिक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए ही हुआ। और किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बेसिक होते हैं, ये एक बेसिक पोल्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के, तो ये तो ज़रूरी है ही। और इसी के लिए ही फ्रांस में ज़्यादा से ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुए हैं।
और यूरोप में भी बहुत से रेवोल्यूशन इसी के लिए हुए हैं. अब डिड वुमेन्स हैव अ रिवोल्ट. अब वुमेन्स के ऊपर हम लोग आते हैं. ये पैरिशियंस वुमेन है ऑन द वे टू वर्सेल्स. From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. From the very beginning, women were active participants in the events. मतलब women भी बहुत actively participate कर रही थी events में which brought so many important changes in French society. जो भी इवेंट्स मतलब जो भी रेवोल्यूशन या रिवोल्ट्स होते थे उसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी जिसकी वजह से बहुत से चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में. They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. अब इन्होंने क्या सोचा कि इनके इन्वॉल्वमेंट से जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज होगी और कुछ मेजर्स वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी निकालेगी. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. ज़्यादातर जो वुमेन थी थर्ड स्टेट की उनको काम करना पड़ता था क्योंकि घर में इतने पैसे नहीं होते थे उनके पास. एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी तो वुमेन अपना टाइम एजुकेशन में और इन सब में ज़्यादा लगा सकती थी. दे वर्कड एज स्टीमस्ट्रेसेस. स्टीमस्ट्रेसेस होता है कि कपड़े सीलने वाले वो लोग उनको कहते हैं स्टीमस्ट्रेसेस. टेलर का फेमिनिन फॉर्म होता है सीमस्ट्रेसेस. लॉन्ड्रेसेस लॉन्ड्री में मतलब कपड़े धोने के लिए. सोल्ड फ्लावर्स बेचती थी. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बेचती थी एट द मार्केट और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल. अमीर लोगों के घर में एज मेड काम किया करती थी. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि उन लोग के पास एजुकेशन नहीं होती थी, जॉब ट्रेनिंग नहीं होती थी. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कन्वेंट. मतलब जो नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स थे उस टाइम के उनकी जो डॉटर्स थी वो एक कन्वेंट पे पढ़ सकती थी. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम. मतलब पढ़ने के बाद उनकी शादी करा दी जाती थी. और सिर्फ नोबल्स की और जो वेल्थियर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के सिर्फ वही कन्वेंट में पढ़ सकते थे और किसी के पास पैसे ही मतलब पढ़ने की छोड़ो पैसे ही नहीं थे तो पढ़ेंगे कैसे. वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज दैट इज कुक फेच वाटर क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. उनको फैमिली के पीछे भी पढ़ना पड़ता था. कपड़े मतलब जैसे आज भी हमारी मदर्स को बहुत वर्क करना पड़ता है एंड एक लाइक हमारी मदर्स के लिए सो दैट इतना डिटर्मिनेशन और इतना सेक्रीफाइस करके वो हमारे लिए वर्क करती है. सो दैट इज़ कुक फेच वाटर एंड क्योर फॉर ब्रेड. मतलब उनको खाना भी पकाना था, पानी भी लेके आती थी और ब्रेड के लिए लाइन अप भी होती थी. चिल्ड्रन को भी देखना था उनको. सो दे हैड टू डू वेरियस वर्क्स एट अ टाइम और ज़्यादा उनको इसके वजह से इसके बावजूद भी उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था. वुमेन को ज़्यादा मतलब नोटिस नहीं किया जाता था. उनकी क्या खुशियाँ हैं उन सबको नहीं देखा जाता था. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. उनकी वेजेस भी थी जो आज भी है प्राइवेट सेक्टर में. हमारी जो वुमेन वर्किंग पावर है, वुमेन वर्किंग फोर्स है, उनको कम वेज दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन. और ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो बिल्कुल हमारी सोसाइटी से इरेडिकेट होना चाहिए. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. अब women ने अपने political clubs और newspapers शुरू किए. About 60 women clubs came up in different French societies. Approximately 60 women clubs थी जो French cities में आई थी. ये एक important point है. कितनी women clubs आई थी? 60 women clubs. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. ये एक जैसे जाकोबिन क्लब था वैसे वुमेन के में ये था The Society of Revolutionary and Republican Women. One of their main demand was that women enjoy the same political rights as men. उनका एक मेन डिमांड था कि जैसे ही पॉलिटिकल राइट्स मेन को मिलते हैं वैसे ही वुमेन को भी मिले. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो सिर्फ हम लोग कह सकते हैं प्रॉस्परस मेंबर्स को ही राइट देता था वोट करने का और वुमेन को पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था. नॉन प्रॉपर्टीड मेन के साथ साथ.
तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो चाहते थे कि उनको भी वोट करने का राइट मिले। जैसे लिखा है, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। मतलब जैसे ही मेन थे वैसे ही वुमेन भी चाहती थी कि हमें भी इक्वल राइट्स मिले। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। ओनली तभी लगता था कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो नई गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट होंगे। इन द अर्ली ईयर्स the revolutionary government did not introduce laws that helped improve the lives of women. पहले कुछ सालों में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें लगे कि हाँ वुमेन की लाइफ इम्प्रूव हुई थी। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। जो स्टेट स्कूल्स बने उसके वजह से स्कूलिंग हर लड़की के लिए कंपलसरी हो गई। Their fathers could no longer force them into marriage against their wills. मतलब लड़कियों के इच्छा के बिना फादर्स उनकी शादी नहीं करा सकते थे। Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. जो आज का हम लोग इंडिया में भी फॉलो करते हैं कि जो हमारी ये मैरिजेस होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिविल लॉ के अंदर आता है। और अभी भी कोई भी फादर अपनी डॉटर को फोर्स नहीं कर सकता कि शादी करो जाके। ये अगर हमारी डॉटर्स मतलब देश की बेटियां चाहे तो केस कर सकती है अपने फादर्स पे, लेकिन ये चाहेंगे नहीं कोई। तो डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। मतलब अब वुमेन इंडिपेंडेंट हो गई थी। वुमेन को सिर्फ वेजेस नहीं जॉब्स भी कर सकती थी, अब आर्टिस्ट बन सकती थी और स्मॉल बिजनेसेस भी चला सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। तो वुमेन की जो स्ट्रगल थी पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो कंटिन्यूड रही। रेन ऑफ टेरर में भी न्यू गवर्नमेंट जो इशू कर रही थी लॉज दैट क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स, जिससे हमने बताया कि सोसाइटी ऑफ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन वुमेन, रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, इसके जैसे 60 और क्लब्स थी। तो इन क्लब्स को बंद करवाने के लिए जो नई गवर्नमेंट थी उसने लॉज इशू कर दिए एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बंद करने के लिए लॉज इशूज़ हुए। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत औरतों को अरेस्ट किया गया एंड बहुतों को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years. 200 सालों तक वुमेन ने कंटिन्यूसली वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के लिए 200 ईयर्स तक ये बहुत सी कंट्रीज़ में रिवोल्ट चलते रहे। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. Late 19th और early 20th century में ज़्यादातर इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चले टू गिव वुमेन टू द राइट टू वोट। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और फ्रेंच वुमेन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती थी ये एग्जाम्पल सेट हो गए और ये एक इंस्पायरिंग मेमोरी बन गए बाकी लेडीज़ के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ये सफरेज मूवमेंट चला रही थी। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। मतलब हमारी आज़ादी से भी एक साल पहले ही 1947 हमारी आज़ादी एंड 1946 पे फ्रांस की वुमेन को राइट टू वोट मिल चुका था। द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलिम्प डेलागूर्स 1748-1793। ये एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और इन्होंने बहुत सी रेवोल्यूशन चलाई और 1791 में इन्होंने एक चीज़ लिखी थी, शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन था वैसे ही इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा। 1793 में ओलिम्प डेलागूर्स criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club. She was tried by the National Convention which charged with her with treason soon after she was executed. मतलब 1793 में रॉबस्पियर के अगेंस्ट गई है, जैकोबिन के अगेंस्ट कि ये लोग वुमेन क्लब्स बंद करवा रहे थे जब,
उनको ट्रायल हुआ और फिर नेशनल कन्वेंशन में, और फिर उनको ट्रीजन के केस के अंदर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। सो one of the most revolutionary social reforms of Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. तो जैकोबिन रिजाइम के अंदर एक बहुत बढ़िया बात हुई क्या, एक और बहुत बढ़िया बात क्या हुई कि फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी हट गई। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिकी, ग्वादेलूप एंड सैन डोमिंगो वर important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. तो कैरिबियन में जो ये क्या कॉलोनीज थी, मार्टिनिक्यू, गुडेलोप एंड सैन डोमिंगो, ये एक इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ के, किसके, टोबैको के, इंडिगो के, शुगर के और कॉफ़ी के। बट द reluctancy of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor. लेकिन जो यूरोपियंस की रिलेक्टेंसी थी कि बाहर जाके काम करना, डिस्टेंट लैंड्स में और अनफेमिलियर लैंड्स में जाके काम करना, meant a shortage of labor on the plantations. So this was meant by a triangular slave trade between Europe, Africa and America. तो इसके वजह से क्या हुआ कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इसके बीच में एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गई। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century. स्लेव ट्रेड 17th century में स्टार्ट हुई। इसमें होता क्या था बेसिकली कि मान लीजिए अफ्रीका में बहुत से ये स्लेव्स अगर हमें मिलते हैं जैसे, तो अफ्रीका से यूरोप और अमेरिका लेके जाए जाते थे बहुत से स्लेव्स को वहाँ पे काम करवाने के लिए। और द स्लेव ट्रेड ये 17th century में शुरू हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियोक्स और नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। ये एक बहुत मतलब प्रॉस्परस पोर्ट हुआ करते थे बोर्डियोक्स और नांटेस और अफ्रीकन, ये फ्रांस के दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, ये भी आपको याद होना चाहिए, बोर्डियोक्स एंड नांतेस, वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अब जो हमारे ये लेबर्स थे, इन लेबर्स को ब्रांड किया जाता था। जैसे अकबर के टाइम पे हॉर्सेस को और हमारे सोल्जर्स को ये रैंक दी जाती थी और ब्रांड किया जाता था सोल्जर्स को और हॉर्सेस को, वैसे ही यहाँ पे द लेबरर्स को ब्रांड किया जाता था। द स्लेव्स वर टाइटली पैक्ड इन शिप्स, बहुत सारे स्लेव्स को एक छोटी सी जगह में रख के 3 months के लिए लेके जाया जाता था। द अटलांटिक टू द कैरिबियन, अटलांटिक से कैरिबियन। Then there they were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. अब लोगों ने स्लेव्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया और इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ यूरोप की जो मार्केट थी शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो के लिए, इंडिगो जैसे इंडिया से जाता था, तो इसको पूरा कर पाए। ये स्लेव ट्रेड के वजह से वहाँ की मार्केट्स को सेटिस्फाई कर पाए। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डोक्स एंड नांतेस ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। बोर्डोक्स और नांतेस भी ग्रो इसी की वजह से, ये स्लेव ट्रेड की वजह से ही ग्रो कर रहे थे। थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies, but it did not pass any laws, fearing opposition from the businessmen whose incomes depended on the slave trade. तो नेशनल असेंबली में भी बहुत लंबी लंबी डिबेट्स हुआ करती थी इसके बारे में कि सारे फ्रेंच लोगों को राइट्स दिए जाए या ना दिए जाए, लेकिन वो लॉ पास नहीं करती थी क्योंकि बिजनेसमैन का उनको होता था। पॉलिटिशियंस देखिए आप, स्टार्टिंग चाहे कितना भी स्टार्टिंग चली चाहिए, पॉलिटिशियंस हमेशा बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बिजनेसमैन जैसे कहेंगे वैसा ही होगा, और बिजनेसमैन का हाथ सर पे ना हो तो नेता नेता नहीं, नेता नेता बन भी नहीं सकता।
हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। तो जो बिजनेसमैन की इनकम स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंड होती थी वो तो उदास हो जाएंगे, और अगर बिजनेसमैन उदास हो गया तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। So it was finally the convention which is 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। जो कन्वेंशन हुई 1794 में, जो हमने देखा कि वोटिंग हुई थी, तो उसके बाद जो कन्वेंशन बनी उसने ही एक ये लेजिस्लेशन पास किया कि सारे स्लेव्स को जो ओवरसीज में पोजेशंस में है, मतलब बाहर कहीं किसी और के पोजेशन में है, उनको लेके आया जाए और सबको फ्री किया जाए। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। तो इसके 10 साल के बाद जब डायरेक्टरी ख़त्म हुई, नेपोलियन आए, तो नेपोलियन भाई साहब ने फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर दी। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। अब प्लांटेशन ओनर्स को ये गलत तो छोड़ो, उन्होंने सोचा कि उनके पास फ्रीडम क्या, ये तो एक राइट है उनका। इट इज़ देयर राइट टू एंस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि हमारा राइट है कि हम लोग जाके किसी को भी एक्सप्रेशन अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को जस्टिस के सामने, लॉ के सामने, वी कैन गेट फ्रीडम। तो उनके लिए क्या राइट था कि हम लोग अफ्रीकन नीग्रोज को एनस्लेव कर सकते हैं, हम अपना अपना काम अफ्रीकन नीग्रोज से करवा सकते हैं। अफ्रीकन नीग्रोज तो आप सब समझते ही होंगे, लाइक द पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु आर डार्क, बिग, स्ट्रॉन्ग। इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्लेवरी वॉज फाइनली abolished इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। फाइनली 1848 में जाके ये जो फ्रेंच कॉलोनीज थी इनके अंदर स्लेवरी अबॉलिश हुई। अब नीग्रोज भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ टर्म यूज फॉर इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा, इट इज़ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। नीग्रोज अब नहीं बोलना चाहिए, बोला भी नहीं जाता, और अब ये एक वर्ड है जो अलाउड आई थिंक नहीं है, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, लेकिन ज़्यादातर ये वर्ड अलाउड नहीं है इंडिया में। द एक्ट ऑफ इमांसिपेशन है, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यहाँ पे है द इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया है। ये एक पिक्चर है 1794 में, इसमें ट्राइक कलर के ऊपर जो बैनर है उसके ऊपर जो लिखा गया है द राइट्स ऑफ मैन, द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, फ्रेंच वुमन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वेयर। तो ये एक तरीके से ये लोग इनको सिविलाइज कर रहे हैं, स्लेव्स वहाँ से हट रहे हैं, स्लेव्स को सिविलाइज किया जा रहा है, ये दिखा रहा है ये पिक्चर। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसका आंसर आप मुझे बताइए कि क्या पॉलिटिक्स लोगों के रहने, खाने और बोलने का तरीका चेंज कर सकता है? सो द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन। बहुत से चेंजेस देखे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के लाइफ में। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice। मतलब हर दिन के प्रैक्टिस में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम आए। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। एक censorship थी कि आप किंग के अगेंस्ट जो भी लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, तो किंग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किंग अगर अलाउ करेगा तब ही आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। दिस वॉज द सेंसरशिप लॉ, जो ये 1789 में अबॉलिश कर दिया गया बेस्टाइल में जब स्टॉर्मिंग हुई। इन द ओल्ड टाइम ऑल रिटन मटीरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। जो किंग के जो सेंसर्स थे, सेंसर्स मतलब जो वहाँ के लोग थे जो चेक करते थे कि ये सही है, किंग के फेवर में है कि नहीं है, उनसे परमिशन लिए बिना ये पब्लिश कुछ नहीं कर सकते थे। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट।
सो जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, इसने क्या बोला कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है एक नेचुरल राइट है. न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. अब न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स ये सब बहुत तेज़ी से फ्रांस में फैलने लगी. टाउन्स फ्रांस के टाउन्स में फैलने लगी और गांव में भी बहुत से टाउन्स के फ्रांस के बहुत से गांव में फैली. दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. अब ये लोगों को अवेयर करते थे कि फ्रांस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो meant that opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs, and festive processions attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो फाइनली प्लेस एंड सॉन्ग्स के फॉर्म में, रिटन कंटेक्स्ट के फॉर्म में ही ये सब लोगों को अवेयर किया जाता था. और फिलोसोफर्स बहुत लंबे लंबे चीज़ें इनके बारे में लिखते भी थे जो सिर्फ एजुकेटेड पीपल रीड कर सकते थे. सो कंक्लूजन पे आते हैं हम. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को किंग घोषित कर दिया गया, किंग घोषित कर लिया. He set out to conquer neighboring countries, European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. वो यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ को कैप्चर करता गया और वहाँ की डायनेस्टीज़ को हटा के अपने फैमिली के मेंबर लगाता गया. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weights, measures and provided by the decimal system. वो एक इक्वालिटी ले आया नेपोलियन सबके सामने कि प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, सब मतलब सबके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कोई किसी के पास है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पहले होता था कि सिर्फ रिच लोग ले सकते हैं, पुअर लोगों के पास राइट नहीं था लेने का. अब ऐसा नहीं था, सब ले सकते थे. और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो गया. पहले क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम लोग ट्रैवल करें तो हम लोग को करेंसी चेंज करनी पड़ती थी. पहले फ्रांस में 30 करेंसीज थी टोटल. और उसके बाद एक नेपोलियनिक कोड आया था जिसके वजह से 1804 में ही आया था वो भी. और उसके वजह से जो ये जितनी भी करेंसीज थी वो 30 से सीधा 2 करेंसीज पे आ गई थी, 2 टोटल करेंसीज हो गई थी. हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का, उसमें इसके बाद इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे. इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. अब नेपोलियन को ऐसा माना जाता था कि ये लोग फ्रीडम लाएंगे, लेकिन बाद में फिर लोगों का व्यू चेंज हो गया कि दिस इज़ जस्ट एन इन्वेडिंग फोर्स, ये बस कैप्चर कर रहे हैं. वाटरलू में फाइनली 1815 में नेपोलियन हारा अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड बर्पा के अगेंस्ट हारा था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑफ पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट. तो बहुत से जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉज जो नेपोलियन लाया था वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट रह गए और बहुत टाइम तक रहे. और इसी की वजह से फ्रांस का एक रेवोल्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बढ़िया बन पाया. द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेगेसी देखे गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेगेसी होता है एक सीख, मतलब एक लाइक क्वालिटी जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो. जैसे आपके ग्रैंडफादर की लेगेसी आपके फादर के पास आई, आपके फादर ने आपको दी है, आपकी लेगेसी आप अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र करोगे इसको. द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, मिलती आई अपने नेक्स्ट जनरेशन को. दी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century
where feudal systems were abolished. Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. अब colonized people अपने आप को nation state बनाने के लिए आए. nation state के ऊपर properly एक chapter है 10th में, first chapter के बारे में ही है ये. नेशन स्टेट के बारे में ही फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का. टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज ऑफ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस. तो टीपू सुल्तान को हम जानते हैं, बहुत हमारे स्ट्रॉन्ग राजा हुए हैं. स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे, इनकी तलवार को उठाने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 आदमी चाहिए जिनको ये एक हाथ से उठाते थे. तो ये लोग जो थे, ये फ्रांस से जो आइडियाज़ आ रहे थे इसको ग्रास्प कर रहे थे और ये इसको चाहते थे कि ये इंडिया में भी मतलब इसका इफ़ेक्ट दिखे. सो गाइस, दिस वाज आवर चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सो दे आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप इनको करिए. इनको करने के बाद आप एक्चुअली सब्जेक्टिव जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए. बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप बनते जाता है. तो ऑब्जेक्टिव जैसे अगर इस क्वेश्चन से अगर फ्यूचर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूजुअली आपके ऑप्शन बेस्ड होते हैं. तो अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर है तो आपका ऑप्शनल भी हो ही जाएगा. सो गाइज, दिस वॉज आवर चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसी के साथ ये वीडियो भी मैं अब ओवर करता हूँ. थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ योर इम्पोर्टेंट टाइम एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर. जय हिंद.